चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन सर्कल, मॉड Z1 इक्वल टू दिया गया 1 एंड मॉड Z2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका सर्कल क्या है, जिसकी रेडियस 1 है और इसकी रेडियस क्या है 2 दी गई है। देन ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, मैक्सिमम ऑफ दिस, मिनिमम दिस वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है तो आपके पास ऑप्शन के हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन दिया गया है मैक्सिमम ऑफ, तो मतलब ये है कि अगर बात की जाए कि 2 टाइम्स Z1 प्लस Z2, अब हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो ऑब्वियस सी बात हम इनइक्वालिटी से काम चला सकते हैं। इनइक्वालिटी अगर लगाते हैं, हम बात सेक्शन ए की कर रहे हैं, इनइक्वालिटी अगर लगा दी तो ये होगा 2 टाइम्स Z1 प्लस का Z2। ठीक है, इनइक्वालिटी आपको पता है, मीन्स ये वैल्यू हो सकती है 2 टाइम्स मॉड Z1 और प्लस मॉड Z2, मीन्स ये वैल्यू होगी 2 टाइम्स Z1 की वैल्यू है 1 और प्लस इसकी वैल्यू है 2, मीन्स ये वैल्यू क्या होगी 4। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 4 होनी चाहिए, तो मीन्स मैक्सिमम ऑफ 2Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोगों ने कैसे टैकल कर दिया, इनइक्वालिटी से। ओके, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया मैक्सिमम दिस। ठीक है, सेकंड के बारे में बात करते हैं, मिनिमम के बारे में बात की गई, Z1 माइनस Z2 के तो 1 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा Z1 और Z2 के बारे में बात करते हैं, तो अच्छा अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों का ग्राफ देखा जाए या इस टाइप से फिगर होना चाहिए जिसकी रेडियस क्या होगी 1 होगी, और दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, इसकी रेडियस होनी चाहिए 2। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात की है कि मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि अगर आप देखें तो मिनिमम डिस्टेंस आपके पास ये है, और इस सर्कल को अगर इस टाइप से ज्वाइन कर दें तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम के बारे में बात करें तो इस पॉइंट से लेकर इसके अपोजिट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो बात ये होती है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना, तो हमें डिस्टेंस एक्चुअल में ये निकालना है, और ये डिस्टेंस की लेंथ क्या है 1 है, क्योंकि ये 1 है और ये भी ये 2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब है कि हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम ऑफ Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या है 1 है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये ग्राफिकल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सी सेक्शन की, तो सी सेक्शन के बारे में बात कर देते हैं, तो इसको भी अगर हम लोग इनइक्वालिटी हैंडल करा दें 1 बाई Z1 विच इज लेस इक्वल टू मॉड Z2 प्लस 1 अपॉन मॉड Z1, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मीन्स ये लेस इक्वल टू आएगा, ये 2 प्लस का 1 आएगा विच इज लेस इक्वल टू 3, तो ये Z2 प्लस 1 बाई Z1 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, मीन्स ये कंडीशन भी सही है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया गया मैक्सिमम ऑफ दिस, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया डी, इनकरेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो बात करते हैं यहीं पे कंप्लीट, और इसको आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हमें मान लीजिए एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन इन मॉड z माइनस आयोटा डिवाइड बाई z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 दिया गया है। ठीक है, यदि हम लोग को पता है कि z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 मॉड के अंदर अगर इक्वल टू k है और k की अगर 1 नहीं है तो क्या होता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने बात की थी इसकी, z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू k है और k की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग बात कर रखी है, और ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि ये सर्कल है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रेडियस अगर फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, z माइनस इज इक्वल टू 3 टाइम्स z प्लस का आयोटा, हो सकता है ऐसा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि अगर मॉड को सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि हम इसका स्क्वायर करें और इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस आयोटा इन ब्रैकेट जेड बार प्लस आयोटा, ठीक है, कॉन्जुगेट कर लिया, स्क्वायर किया मैंने तो ये हो गया 9 टाइम्स जेड प्लस आयोटा और ये हो गया जेड बार माइनस आयोटा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार लगा दिया है। क्या किया, स्क्वायर करने के बाद जेड इंटू जेड बार लगा दिया है। चलिए अच्छा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा जेड इंटू जेड बार होगा माइनस का आयोटा जेड बार प्लस का आयोटा जेड माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स जेड जेड बार प्लस का आई जेड बार माइनस आई जेड और ये वैल्यू आ जानी चाहिए माइनस का आई इसका मतलब प्लस का 1। तो देखते हैं 9 टाइम्स जेड जेड बार है और ये जेड जेड बार है, इसका मतलब है कि ये हो गया 8 टाइम्स जेड जेड बार हो जाएगा। आई जेड बार दिया गया है 9 टाइम्स दिया गया और ये माइनस का 1 टाइम्स, इसका मतलब है प्लस का 10 टाइम्स आई जेड बार हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9 टाइम्स आई जेड दिया गया और प्लस का 1 है तो माइनस का 10 टाइम्स आई जेड हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 है और यहाँ पे 9 है मीन्स ये हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 से अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो ये होगा जेड जेड बार प्लस 5/4 आई जेड बार माइनस 5/4 आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, ये सारा काम करने के बाद हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जहां पे सेंटर क्या था, सेंटर था माइनस ए और रेडियस थी इन रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर हमें इसका a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ जेड, क्या जेड बार का कोफिशिएंट चाहिए होगा। तो जेड बार का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव पार्ट, मतलब यहाँ पे जो सेंटर आ गया, सेंटर आएगा इसका माइनस 5/4 आयोटा, माइनस 5/4 आयोटा मीन्स अगर हम पॉइंट फॉर्म में लिखे तो ये आएगा 0, माइनस 5/4, ठीक है। बात हो रही है एक्चुअल में रेडियस की, तो रेडियस की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू आएगा इन रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मतलब हो गया माइनस का 5/4 स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है 1, देयरफॉर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 हो गया 9, 9/4 मतलब ये वैल्यू आएगी 3/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो तरीका अपनाया है वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है। और हम लोग क्या किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसका और भी तरीके होते हैं जब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं, लोकस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें 3 सेट्स दिए गए हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेट्स हैं और जेड सेट्स क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा इन मैग्नीट्यूड इज लेस इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। सेकंड सेट जो दिया गया है जेड माइनस 2 आयोटा मॉड लेस इक्वल टू 2 दिया गया है और रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल टू 2 दिया गया है फॉर सी, ठीक है। तो पहले हम इस ग्राफ के बारे में या इस सेट के बारे में प्लॉट कर लेते हैं, इस सेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सेट एक्चुअल में है क्या। बात करते हैं सेट ए के बारे में। तो सेट ए दिया गया है, तो अगर हम लोग देखें इसे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये x दे दिया गया और ये हमने ले लिया y, ठीक है। यहाँ पे जो z की जो वैल्यू दी गई आर्गुमेंट ऑफ z माइनस का 2 आयोटा, मतलब 2 आयोटा से इसकी बात हो रही z की। तो अगर हम इसे एक्सप्लेन कर लें तो इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 आयोटा विच इज लाई बिटवीन π/4 टू माइनस π/4, π/4 टू माइनस π/4, ठीक है ना। एक मिनट, क्या लिखना है इसके लिए, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 आयोटा विच इज लेस इक्वल टू π/4 टू माइनस π/4, ठीक है।
और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट z माइनस 2 आयोटा क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी 2 से मिलाने वाली लाइन जो है वो एंगल कितना बना रही है, मैक्सिमम π/4 बना रही है और मिनिमम -π/4 बना रही है, मतलब उस एक रीजन के अंदर। तो वो रीजन क्या हो सकता है, z की वैल्यू 2 आयोटा। तो हम लोग ने अगर यहाँ ड्रॉ कर लिया कि ये पॉइंट जो दिया गया है वो 0,2 है, 0,2 से z की लाइन, तो हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। z जो कि 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, 45 डिग्री का, और दूसरा z -45 डिग्री का बना रहा है। बात समझ में आ रही है, क्या बना रहा है, -45। अगर आप इसे देखेंगे तो ये -45 होगा, या -45 बोलिए, या इसे हम लोग बात कर सकते हैं, ये होगा 135। तो ये जो एरिया होगा -45 और +45 के बीच के बारे में बात हो रही है, ठीक है, -45 और +45 के बीच के बारे में बात हो रही है। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं आगे की कंडीशन की, ठीक है। एक कंडीशन के बारे में बात हो गई, ये कंडीशन क्या है, ए की है। दूसरी कंडीशन जो बी दी गई है वो है z -2 आयोटा विच इज लेस इक्वल टू 2√2। मतलब एक सेंटर है, सर्कल है, जिसका सेंटर क्या दिया गया है, 2 आयोटा दिया गया है, सेंटर 2 आयोटा, और उसकी रेडियस है 2√2, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सेंटर तो 0,2 है और रेडियस क्या है 2√2, तो ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस क्या है 2 है, और ये डिस्टेंस भी 2 है इस समय, क्योंकि 45 का एंगल था ना। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 2√2, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी 2√2, ठीक है। मीन्स जो सर्कल होगा वो इस पॉइंट से पास होके जाएगा। तो हम एक सर्कल फॉर्म कर देते हैं, जो कि इस पॉइंट से पास होके जा रहा है, ठीक है। किस पॉइंट से पास होके जा रहा है, इस पॉइंट से पास होके जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कंडीशन के बारे में बात हो गई, ठीक है। ये सेक्शन किसका हो गया, बी का हो गया। ये सेट ए का है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड के बारे में बात करते हैं कि सी सेक्शन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पास जो x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये बात कर सकते हैं कि 2। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, अगर ये डिस्टेंस आपके पास 2√2 है और ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए थी, सिमिलरली कट करना चाहिए था इसे। तो ये x लाइन इक्वल टू क्या हो गया, 2, x लाइन इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि हमें इसके बाहर के बारे में बात करनी है, ग्रेटर इक्वल टू 2 के बारे में। तो ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये हिस्सा आ गया, ठीक है, ये हिस्सा। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। अब बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास कंडीशन दी गई कि एक पॉइंट z है, बी एनी पॉइंट इन द सेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट मतलब ये हिस्सा, इस हिस्से के बारे में बात हो रही है। इस सर्कल के इनर पार्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि लेस देन का पार्ट है, लेस देन मतलब इनर पार्ट, ठीक है। और इसके बारे में जो बात हो रही है ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब हम इस हिस्से के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये हिस्सा हमें पता चल जाए तो काम बन जाए अपना। तो इस हिस्से का अगर बात की जाए, फॉर विच आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज मैक्सिमम, इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट होगा, तो ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है, ऐसा पॉइंट ये होगा, दिस जेड कंटेन मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट। क्या होगा, मैक्सिमम आर्गुमेंट होगा, क्योंकि इसका एंगल देखिए ना, समझ आता है। अगर ये मैक्सिमम आर्गुमेंट डिनोट कर रहा तो ये पॉइंट क्या होगा, क्या बात होती है इस पॉइंट के बारे में। तो देखिए ये लाइन किस पे था, x इक्वल टू 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट होगा 2, कॉमा। अब बात करते हैं इसके हाइट के बारे में, तो इसकी हाइट कितनी है, तो अच्छा ये 2 था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 होगा, ठीक है। ये पॉइंट 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 2 होगा, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री का एंगल है। ये डिस्टेंस 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 4 हो गई। मीन्स मैक्सिमम आर्गुमेंट वाला पॉइंट जो z होगा वो z होगा 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा होगा। तो अगर बात की जाए कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी z की, तो ऑप्शन ए के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कि भाई बताओ कि z - 8 - 12 आयोटा की वैल्यू क्या होगी। तो z की वैल्यू जो है वो है 2 +
4 आयोटा माइनस 8 और माइनस 12 आयोटा, मीन्स ये जो वैल्यू आएगी आएगी 6 माइनस 6 और माइनस 8 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 10। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को ग्राफ क्लियर हो गया है? अच्छे से देख लीजिए, ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट का सबसे ज़्यादा आर्गुमेंट वाला पॉइंट क्या होगा? ये होगा, और इसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब इसी के बारे में बात करनी है कि अगर हम सेकंड के बारे में बात करें कि एरिया ऑफ द रीजन, इस रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया मतलब सेक्टर। और एक चीज़ देखिएगा, ये 45 डिग्री है और ये 45, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये सर्कल का 4th पार्ट है, सर्कल का 4th पार्ट की एरिया है। ठीक है, इस एरिया से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस एरिया के बारे में। तो एरिया इज इक्वल टू आएगा, एरिया इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर बात की जाए कि ये होगा 1/4 पाई, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है भाई? 2√2 का स्क्वायर, मतलब हो गया 8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। बेस की वैल्यू है, बेस है 4 इंटू हाइट जो दी गई है वो 2 दी गई है। ठीक है, हाइट क्या दी गई है? हाइट है 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गई वैल्यू 4। तो एरिया जो आएगी वो क्या आएगी? 2 पाई माइनस 4। तो बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन देखा कितना इजी हो गया ग्राफिकल से। तो ग्राफ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग बात कर लेते हैं 10 की, और सेकंड के लिए ऑप्शन की बात करेंगे 2 पाई माइनस 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, ये सर्कल के बहुत सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स ले लिए हैं। ठीक है, अब कुछ मिक्स टाइप के एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर लेंगे। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे कि अगर मान लीजिए वर्टिसेस Z1, Z2, Z3 दिए हुए हैं किसी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ABC के, देन आपको प्रूफ करना है। अब आपके पास ये कंडीशंस दे रखी हैं और ये एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, ये सब ऑप्शंस में होते हैं। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है हमें। तो यहाँ पे बात क्या हो रही, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब इक्वल साइड्स। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके वर्टिसेस A Z1, B Z2 एंड C Z3 दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर बात करें हम लोग कि ये जो एंगल है इसके बारे में अगर बात करनी है तो ये एंगल कितना होता है? π/3 का होता है। ठीक है, मीन्स अगर इसको मान लीजिए एक ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट है, या इसके अबाउट हम Z1 को रोटेट कर रहे हैं और Z1 को रोटेट करके कहाँ ले जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं, सॉरी Z3 को रोटेट करके कहाँ ले जा रहे हैं? Z1 पे ले जा रहे हैं। Z3 को रोटेट करके Z1 पे लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अगर यहाँ पे कोनिज मेथड अप्लाई करें, क्या करें? कोनिज मेथड अप्लाई करें, तो यहाँ पे केस हो सकता है Z1 माइनस Z2 इन डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 इंटू e पावर I π/3। ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, कोनिज के थ्रू ऐसा केस हम बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं, इसमें एक चीज़ देखते हैं कि सबकी साइड्स भी इक्वल है, सबकी साइड्स भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू होगा Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड। इन सभी के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही? इन सभी के क्या होंगे? मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। चलिए, तो अगर इन सब के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं। मॉड का केस जो होता है, मॉड के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते थे। अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो इसका मतलब ये होगा
कि हम इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस का Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, इन सब की वैल्यू इक्वल है Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 बार के, इज इक्वल टू हो सकता है ये Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 बार, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये सभी वैल्यू इक्वल है तो हम इसकी वैल्यू को मान लेते हैं K है। ये सभी वैल्यू अगर इक्वल है तो इनकी वैल्यू को क्या मान लिया, K मान लिया। अच्छा हमारे पास जो रिजल्ट है जो सेक्शन C है, मुझे लगता है कि 1 बाई Z1 माइनस Z2 यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाएगा इम्प्लाइज दैट, इनका रेशियो देख लिया जाए तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू हो सकता है K बाई Z1 माइनस Z2, हो सकता है Z1 माइनस बार माइनस Z2 बार की वैल्यू हो सकता है K बाई Z1 माइनस Z2 हो सकता है। अच्छा इसी टाइप से Z2 बार माइनस Z3 बार इज इक्वल टू हो सकता है K बाई Z2 माइनस Z3। ठीक है, इसी टाइप से हो सकता है Z3 बार माइनस का Z1 बार इज इक्वल टू K बाई Z3 माइनस Z1। ठीक है, अच्छा इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, ये सभी रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास आएगा K डिवाइड बाई, या K कॉमन ले सकते हैं, 1 बाई Z1 माइनस का Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1, इन सब की वैल्यू का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास पहला रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 और प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया। ओके, तो अब हमको बात करनी है कि अब हम लोग बात जो करेंगे वो बात करेंगे कि नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहला रिजल्ट हम लोग पास आ गया, ये केस आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत इजी पार्ट था। चलिए तो इस बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग और केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में, कॉलेज मेथड। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि Z1 माइनस Z2 का मॉड और Z3 माइनस Z2 का मॉड दोनों इक्वल थे। अगर दोनों इक्वल थे तो ये वैल्यू कैंसिल हो सकती है। अगर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो इसका मतलब है कि Z1 माइनस Z2 इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी Z3 माइनस Z2 इंटू ई पावर आई पाई बाई 3, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा हमें एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमें जो रिजल्ट जो चाहिए था वो एक्चुअल में स्क्वायर में चाहिए था। क्या चाहिए था, स्क्वायर में। तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर ले। अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया तो वैल्यू क्या आएगी, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगी Z3 माइनस Z2 स्क्वायर ई पावर आई 2 पाई बाई 3। ठीक है, स्क्वायर करने पे ऐसे वैल्यू आ जाएगी। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो साइक्लिक चल रही हैं। तो साइक्लिक के लिए क्या होना चाहिए, समेशन यूज़ कर लें। चलिए तो हम बात करते हैं समेशन की। हमने दोनों साइड में क्या कर लिया, समेशन यूज़ कर दिया। समेशन यूज़ किया Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ई पावर आई 2 पाई बाई 3 तो बाहर, क्योंकि समेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, वर्टिसेस पे, Z1 और Z2 पर। ठीक है, समेशन यूज़ कर लिया। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि भाई समेशन ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर और Z3 माइनस Z2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ें तो साइक्लिक चल रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि Z1 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z1 स्क्वायर, और इसका भी मतलब सेम है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि साइक्लिक चलती हैं। तो अगर ऐसी बात है कि ये दोनों इक्वल हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं Z1 माइनस Z2, और दोनों को हम एक साइड में ट्रांसफर करने जा रहे हैं।
अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये जो वैल्यू अगर हमने इधर ट्रांसफ़र कर दी तो सिग्मा समेसन वैल्यू आएगी z1 माइनस z2 स्क्वायर, ये कॉमन होगा और इन ब्रैकेट आएगा 1 माइनस e पावर i 2π/3 इज इक्वल टू आएगा 0। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट 2π/3 है, मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगी, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये 1 के इक्वल नहीं है। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए। मीन्स हमारे पास जो केस बनेगा वो बनेगा जब समेसन z1 माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा केस आ गया तो इसका मतलब इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं z1 माइनस z2 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये केस अगर हो गया है तो अगर हम बात करें, ये केस ओपन करें, इसको अगर हम ओपन करें तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बात करेंगे z1 स्क्वायर प्लस, देखिए z1 स्क्वायर यहाँ से आएगा, z1 स्क्वायर यहाँ से आएगा, इसका मतलब बात क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर भी आएगा, z3 स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। और 2 टाइम्स z1 z2 आने चाहिए यहाँ से, z2 z3 और z3 z1, मतलब माइनस का z1 z2 होगा, माइनस का z2 z3 होना चाहिए और माइनस का z3 z1 होना चाहिए, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल। मीन्स हमारे पास जो थर्ड कंडीशन, सॉरी सेकंड कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है? मीन्स हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर माइनस z1 z2 माइनस z2 z3 माइनस z3 z1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये हमारे पास एक केस आ गया, एक केस हमारे पास ये आ चुका है, और इससे पहले हम लोगों ने थर्ड केस के बारे में बात कर रखी थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आया। बहुत सिंपल से स्टेप्स हम लोगों ने किए थे। सभी के साइड्स की वैल्यू लेंथ हम लोगों ने इक्वल कर ली, z1 माइनस z2, z2 माइनस z3 और z3 माइनस z1, इन सबका मैग्नीट्यूड इक्वल। कॉलेज मेथड अप्लाई किया, कॉलेज मेथड अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने सिस्टम को अच्छे से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम लोग बात करेंगे इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, लेट a z1 एंड b z2 दिया हुआ है, और एंगल AOB दिया गया है थीटा, ठीक है। O क्या है? ओरिजिन है, मतलब सीधा सा केस ऐसा है, कुछ ये ओरिजिन है और ये A है और ये B है, ये पॉइंट z1 हो गया और ये पॉइंट z2 हो गया, और इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, और ये क्या है बेटा? ओरिजिन है। कुछ कंडीशन ऐसी है, बात समझ आ रही है? A और B, ए बी दिया हुआ है। इफ डिफाइंड z1 क्रॉस z2, ये कोई एक सिंबल दिया हुआ है, मॉड z1 z2 साइन थीटा, देन इस स्टार की वैल्यू जो है या इस रिलेशन की जो वैल्यू है वो और किसके इक्वल हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि केस हो रहा है रोटेशन का। मीन्स अभी जो बात की थी हम लोगों ने बात की थी z2 बाई अगर z1 कर लिया जाए तो इसका मतलब होगा e पावर i थीटा। सिंपल, z2 बाई z1 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा हाँ, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं की गई, तो एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें देना पड़ेगा, z2 बाई z1 e पावर i थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं की गई ना, तो हम लोग इसके बारे में। अच्छा, मुझे जो रिजल्ट एक्चुअल में चाहिए था वो रिजल्ट चाहिए z1 z2 साइन थीटा चाहिए। तो यहाँ पे z2 तो दिया है, z1 नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि हम एक काम करें, z2 यहाँ पे कर लें, यहाँ पे z1 कर लेते हैं, e पावर i थीटा कर लिया हमने, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? z1 स्क्वायर हो जाएगा, और z1 स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो z2 बाई z1 इंटू मॉड z1 स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ऐसा केस हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि z2 z1 इंटू साइन थीटा दिया हुआ है आपको मालूम है e पावर i थीटा क्या होता है? ये वैल्यू होती है cos थीटा प्लस i साइन थीटा, मतलब साइन थीटा के साथ आयोटा आता है। क्या आता है? z1 z2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। मतलब अगर हम इस पार्ट का इमेजिनरी पार्ट निकालें तो हमें रिजल्ट मिलेगा z1 z2 साइन थीटा।
मीन्स इधर की बात करें हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। मतलब अगर बात करें Z1 Z2 साइन थीटा, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट आप बताइए Z2 बाई Z1 इंटू मॉड Z1 स्क्वायर की। इसकी वैल्यू ये, और इसका हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट ले लिया, तो वैल्यू आ गई Z1 Z2 साइन थीटा। अच्छा, मॉड Z1 स्क्वायर की वैल्यू होती है सिंपल Z1 इंटू Z1 बार। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Z2 डिवाइड बाई Z1 इंटू Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू होगा Z1 Z2 साइन थीटा। Z1 कैंसिल हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 इंटू साइन थीटा होगा। सिंपल सा केस था रोटेशन का, ठीक है। तो रोटेशन में ऐसे भी केस आते हैं, बहुत सिंपल से हैं, मेंस लेवल में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको इसलिए हैंडल कर लेंगे आप। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए इसे अच्छे से, ठीक है। बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्लियर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कंप्लीट। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Z0 एंड Z1 रिप्रेजेंट पॉइंट P एंड Q ऑन द सर्कल इन मॉड Z1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सर्कल दिया हुआ है, टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ध्यान रखिएगा, टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस such that the line segment PQ subtend a right angle at the center of the circle, then Z1 is equal to। तो हमें बात करनी है Z1 पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, पॉइंट Z1 के बारे में। और जो इक्वेशन दी गई वो सर्कल की दी गई है। तो सर्कल कुछ इस टाइप से होगा बेटा, जिसका ओरिजिन क्या है, प्लॉट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। जिसका सेंटर जो है वो है 1,0। Z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अगर है तो इसका सेंटर क्या होता है 1,0 एंड रेडियस दी गई है 1। रेडियस भी क्या है 1 है। मतलब जो सर्कल फॉर्म होगा वो सर्कल कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा, ठीक है। सर्कल किस टाइप से फॉर्म होगा, इस टाइप से फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये पॉइंट आ गया, सेंटर आ गया, पॉइंट है आपके पास है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पॉइंट पी क्यू प्लॉट करना है। तो पी एंड क्यू, तो बात करते हैं कि Z0 जो पॉइंट होगा वो ऑन द सर्कल होगा, ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। और Q पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो Q पॉइंट यहाँ कहीं है Z1, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस कहा गया है। अच्छा, P और Q के बारे में बात जो की जा रही है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सिंपल, उसके बीच का एंगल कितना है, राइट एंगल है। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है कि भाई अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस, अगर हम इस लाइन को रोटेट करके हम कहाँ पे पहुँच जाएं, Z1 में पहुँच जाएं। तो हम यहाँ अगर पहुँच गए तो इसका मतलब है कि हम कोनिज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो और कोनिज मेथड भी क्यों, क्योंकि सिंपल सा ये केस था कि अगर कोनिज मेथड अप्लाई करते तो Z1 माइनस का 1, Z1 माइनस 1 इज अपॉन Z0 माइनस 1। बात समझ में आ रही है, Z0 माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो इनका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, इन मॉड Z1 माइनस 1 अपॉन Z0 माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड और e पावर i पाई बाई 2, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया Z1 माइनस का 1 इज इक्वल टू होगा Z0 माइनस 1 इंटू ई पावर i पाई बाई 2। अच्छा, ये जो वैल्यू होगी Z0 माइनस 1 और ई पावर i पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0, cos पाई बाई 2 क्या होगा 0 होगा, साइन पाई बाई 2 1, मतलब वैल्यू क्या आ गई, आयोटा आ गई। मीन्स ये जो वैल्यू आ गई आयोटा इंटू Z0 माइनस का 1 आ गया, और ये क्या है Z1 माइनस का 1। मीन्स Z1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस आयोटा Z0 माइनस 1। क्लियर है सारी चीज़ें। रोटेशन पे हमेशा ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो यही एंगल नेगेटिव में आते हैं। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो एंगल कैसे आते हैं, नेगेटिव में आते हैं।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्री पार्ट को बाइंड अप करेंगे, और ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं अब। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि अब कॉम्प्लेक्स का हर एक पार्ट कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये एक पैसेज टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पैसेज टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 3 सेट्स दिए हुए ए बी सी बी 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिफाइंड बिलो। आपके पास कंडीशंस दे रखी है, एक सेट ए की कंडीशन दी हुई है, सेट बी की कंडीशन है और सेट सी की कंडीशन है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो जब भी पैसेज टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें करना क्या होगा, हम सभी सेट्स को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या होता है, कॉमन फिगर आ जाता है। अगर हम इन सबको सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिलना चाहिए, कॉमन फिगर, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये बोला गया कि भैया आप इसको कॉमन फिगर निकालो। इसका क्या निकालना है, कॉमन फिगर निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब उसके इंटरसेक्शन के पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, और सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑप्शन भी आपका इसी टाइप का है, सेकंड क्वेश्चन भी। मीन्स हमें क्या करना है कि हर एक पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, और उसके बाद डिस्कस कर, मतलब सॉल्व करने के बाद उसका आंसर निकालना है। तो इस पर फोकस करना है हमें। तो हम बात करेंगे हर एक सेट्स के बारे में कि वो सेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहले एक सेट ए के बारे में। तो ए के सेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है जेड जेड बार मॉड जेड प्लस 1 विच इज लेस इक्वल टू 2 टाइम्स प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो सिंपली अगर जेड की वैल्यू मालूम है आपको कि जेड अगर मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई है, जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, जेड क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई। तो जेड प्लस 1 का मतलब क्या, जेड प्लस 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, इसका मैग्नीट्यूड विच इज लेस इक्वल टू 2 टाइम्स प्लस रियल पार्ट का मतलब हो गया एक्स। ठीक है, रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया। अच्छा, एक्स प्लस 1 अगर देखा जाए तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये दिस वन इज क्या जाना चाहिए, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होना चाहिए और प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, इज इक्वल टू लेस इक्वल टू होना चाहिए 2 प्लस एक्स। ना स्क्वायरिंग बहुत साइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो सकता है, प्लस का 2x हो सकता है, प्लस का 1 हो सकता है, प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर किया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है और इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे कंडीशन आ गई वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे 2x हो गया और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है वो क्या दिखाएगी, पैराबोला दिया है। पैराबोला दिया है तो इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर, पैराबोला कैसा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेस इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये केस तो क्लियर हो सकता है, मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो x प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो इसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, माइनस का 3/2 एंड 0 होना चाहिए। और वाई स्क्वायर लेस का पार्ट है, मतलब इनर पार्ट होगा। ठीक है, पैराबोला का इनर पार्ट होगा जिसका वर्टेक्स का है माइनस 3/2 एंड 0 पर। इतनी बात क्लियर है। सॉरी। तो यहाँ पे सेट ए के बारे में बात हो चुकी है, दैट इज डिफाइंड एज अ पैराबोला। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। बात करेंगे हम लोग सेट बी की। बी जो सेट दिया गया है वहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से कि यहाँ पे दिया गया मॉड जेड माइनस 1 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा केस है कि आपको मालूम है कि सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है 1,0 एंड रेडियस जो है वो 1 है और ग्रेटर 1 है, इसका मतलब वो सर्कल का आउटर पार्ट, वो सर्कल का आउटर पार्ट। ये बात समझ में आ गई। थर्ड सेट के बारे में बात करते हैं कि ये कंडीशन क्या शो करता है। सी कंडीशन जो दी गई है वो दी गई है z माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू z प्लस 1। ठीक है, z माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू z प्लस 1। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ये एक लाइन बाइसेक्टर की इक्वेशन होती थी, लेकिन यहाँ पे सन क्या है, ग्रेटर का है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि जो z है, z क्या है, z की डिस्टेंस 1 से और माइनस 1 से, तो डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, 1 से डिस्टेंस जो है वो माइनस 1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। ठीक है, माइनस 1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो मतलब ये जो माइनस 1 के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस होगी, देखा जाए कि -1 की जो डिस्टेंस है वो लेस है, मतलब ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, मतलब जेड कहीं यहाँ होना चाहिए, ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए और ये डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड होगा वो ओरिजिन से लेफ्ट होगा, ओरिजिन से लेफ्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। आपको ये पता है कि जो जेड की जो वैल्यू होती है, जो जेड की वैल्यू होती है वो x प्लस आई वाई होती है। अगर इस टाइप से देखा जाए तो x प्लस आई वाई माइनस का 1, मतलब ये हो गया x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड विच इज ग्रेटर इक्वल टू, अगर हम इसे देखें तो x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। चलिए, तो हम इसका अगर स्क्वायर कर ले और स्क्वायर करने के बाद काम करते हैं तो इसका स्क्वायर किया जाए तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x होगा प्लस का y स्क्वायर होना चाहिए विच इज ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, 1 भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा, मतलब हो गया x लेस इक्वल टू 0। ये तो बात की थी अभी हम लोगों ने, ठीक है, मतलब x क्या हो गया, लेस इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब हम लोग तीनों सेट के बारे में बात कर ली। ये 3 सेट्स जो थे वो सब एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा जो है वो इमेजरी पार्ट, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इसका कॉमन पार्ट बनाने की कोशिश करें, क्या बनाना है, मुझे कॉमन पार्ट बनाना है, तो इसके कॉमन पार्ट के लिए बात करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ में आएगी होगी कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसे हम इरेज करने जा रहे हैं, तो पहले आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, देन इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए तो इरेज करते हैं। सारे सेट समझ में आ गए हैं? चलिए, हमने केवल पैराबोला वाले पार्ट को इरेज किया है और इसके फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फिगर कैसा, ठीक, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो था वो था -3/2, 0 और y में स्क्वायर था इसलिए सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होगी, ये पैराबोला होगा। ठीक है, बात ये थी कि y स्क्वायर जो था वो लेस इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 3/2 था। लेस पार्ट है, मतलब हमें इनर पार्ट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, इनर पार्ट के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जेट जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसकी बात करते हैं। उसका सेंटर है 1,0 पर, सेंटर 1,0, रेडियस क्या है 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ओरिजिन से पास करेगा, तो सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, इसका इनर पार्ट चाहिए मुझे और इसका आउटर पार्ट चाहिए, मतलब ये हिस्सा। ठीक है, थर्ड के बारे में बात की गई है कि x जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, x लेस देन 0, मतलब x लेस देन 0 मतलब ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मतलब हम इस पैराबोला के अंदर, इस सर्कल के बाहर और इस लाइन के भी अंदर, मतलब ये हिस्सा दिखेगा आपको। बात समझ में आ गई? तो मतलब सीधा सा है कि हमारा जो पैराबोला लाइन और सर्कल का ये आउटर पार्ट, मतलब पैराबोला का इनर पार्ट, लाइन के लेफ्ट और सर्कल के बाहर, मतलब ये हिस्सा जो होगा वो कॉमन होगा। ओके, क्लियर? ठीक, अब हमें इसके बारे में और डिटेल में बात करनी है। अब बात करनी है कि इसके सॉल्यूशंस के बारे में, इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या हैं। चलिए, तो बात ये हो रही है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इन द रीजन दिस। इसके बीच में इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए, कॉमन पॉइंट्स। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होना चाहिए। हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर लेस इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 3/2 है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पॉइंट अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, √3 होना चाहिए। तो ये पॉइंट होगा 0, √3 एंड दिस पॉइंट इज 0 एंड -√3, ये एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई, 0, √3। अच्छा एक चीज़ सोचते हैं, ये जो इंटीग्रल पॉइंट कॉमन ही है तो मतलब 0, 0 आएगा, एक कॉमन पॉइंट। दूसरा हमें लगता है कि √3 दिया है तो यहाँ पे 1,1 हो सकता है, सॉरी 0,1 हो सकता है। तीसरा अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते क्लियर दिखने के लिए।
इसके बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं? पहला 0 0, दूसरा अगर देखा जाए तो 0 1 हो सकता है, ऐसे ही 0 -1 हो सकता है। थर्ड अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा -1, 1। नेक्स्ट वन अगर देखा जाए तो यहाँ पे -1, 0 हो सकता है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर -1, -1 हो सकता है। मतलब देयर आर 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट्स कितने होंगे? 6 होंगे। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसके कॉमन पॉइंट्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए 6। कॉमन पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, जैसे कि -1, 1 अगर है, ठीक है, ये इसके अंदर आता है या बाहर आता है, तो आप इसको बहुत सिंपली चेक कर सकते हो। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है y² = 2 टाइम्स या 2x + 3 दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आप देखें तो यहाँ पे y² - 2x - 3 हमेशा क्या होना चाहिए? <0 होना चाहिए इन साइड के लिए। किसके लिए? इन साइड के लिए। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 और 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे अगर देखें तो +2 हो जाएगा -3, विच इज लेस देन, मतलब ये जो पॉइंट लाई करना चाहिए था वो पॉइंट लाई करना चाहिए था ऑन द पैराबोला। कहाँ लाई करना चाहिए था? ऑन द पैराबोला। मतलब हमारे पास टोटल अभी कितने पॉइंट्स होंगे? 6 पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? 6 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लेस देन तो 0 नहीं आया, लेकिन इक्वल टू 0 आ गया। किसके इक्वल आ गया? इक्वल 0 आ गया। इक्वल 0 मतलब ऑन द पैराबोला है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट जो लाई कर रहे हैं वो ऑन द पैराबोला लाई कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉमन पॉइंट्स कितने आ गए? 6 आ गए हैं। कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? 6 है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब सीधा सा कि हमें पैराबोला की एरिया फाइंड आउट करनी है, ये तो है दिस वन एरिया। तो एरिया के लिए आपको पता है कि y की जो वैल्यू है, इंटीग्रेट करें एरिया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है -3/2 to 0 इन रूट 2x + 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3 रेज़्ड टू पावर 3/2 × 2/3, ठीक है। और इसकी जो लिमिट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी -3/2 से 0 तक। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ये हो गया 4/3, 0 पुट किया तो ये वैल्यू 0 होगी, तो ये हो गया 3 टाइम्स 3/2, ठीक है। माइनस जब -3/2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। मीन्स अगर देखा जाए तो ये हो गया 4 टाइम्स डिवाइड बाई 3, और 3/2 का मतलब हो गया 3 टाइम्स 3√3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। हमारा आंसर क्या आ गया? 4√3। चलिए ठीक है, तो देखते हैं 4√3, यार ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, यहाँ पे अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो डिवाइड में 2 भी तो आएगा, इसका 2x का कोफिशिएंट 2 भी आएगा डिवाइड में। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो 1/2 आनी चाहिए थी, और इसका मतलब ये 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2√3 आएगी। क्लियर है? मतलब यहाँ पे क्या हो गया था? x का जो कोफिशिएंट था उन्होंने डिवाइड में नहीं लिया था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो हमने बात कर ली एरिया के बारे में। तो एरिया इज गिवन बाय ऑफ द रीजन, दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। रियल पार्ट ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब एक चीज सोचते हैं, इस जो कर्व के बारे में बात करते हैं, तो इस कर्व का जो मैक्सिमम रियल वैल्यू अगर बात की जाए, रियल पार्ट के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई? रियल पार्ट के बारे में। तो अच्छा, इसका रियल पार्ट जो लाई करेगा वो लाई करेगा कहां पर? रियल पार्ट जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कहां पर होगा? 180 डिग्री पे होगा। अगर ये 180 डिग्री पे है तो 180 डिग्री पर ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के केस में रियल पार्ट उस नंबर की क्या होगी? तो उस नंबर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई जो रियल पार्ट है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उस कर्व का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है? पाई है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? पाई है। और पाई के केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z डिफाइंड हो रहा है वो हो रहा है -3/2।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिफाइंड हो रहा है, माइनस का 3/2 हो रहा है। अगर ये -3/2 हो रहा है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस का 3/2 होना चाहिए। ठीक है, मीन्स हमें क्या करना है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखना है, इस कर्व का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, पाई होगा। बात समझ में आई है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पाई होगा इसका, तो इसका रियल पार्ट माइनस का 3/2, इसका मतलब इसका आंसर ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और दोनों क्वेश्चन में सभी टाइप के मतलब कंडीशन हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। मतलब उसी में पैराबोला भी इंक्लूड हो गया है, सर्कल भी इंक्लूड हुआ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इलिप्स के बारे में बात कर ली है। ठीक है, देन ये कंडीशन एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पार्ट्स हो गए इसके, आपको समझ में आ रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको टैकल करनी है और ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है, इक्वेशन हुज रूट्स आर nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x cos थीटा प्लस 1। इक्वेशन क्या दी गई है, x² - 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं उसके nth पावर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो इसके अगर रूट्स मान लिए जाए कि लेट अल्फा एंड बीटा है, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो बात करनी है कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला यूज किया जाए -b प्लस माइनस इन रूट ऑफ b² मतलब होगा 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 b का माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होगा। यहाँ से वैल्यू आएगी 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन, इसका मतलब है 2 आ जाएगा। cos स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर से आयोटा बाहर और साइन डिवाइड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है कि वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई x। अच्छा, इसी में से अगर अल्फा को मान लिया जाए cos प्लस का साइन, तो cos प्लस साइन मतलब e पावर आई थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, e पावर माइनस का आई थीटा। बस समझ में आई, अल्फा एंड बीटा। हमें जो इक्वेशन एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है वो क्या होना चाहिए, इसके रूट्स इसकी nth पावर होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें अल्फा पावर n की तो वो हो जाएगी e पावर आई एन थीटा, एंड बीटा पावर n की वैल्यू जो होगी e पावर माइनस का आई एन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इन दोनों का सम कर लें अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा एन प्लस का बीटा एन की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा अल्फा एन, और प्लस ये होगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये वैल्यू आ गई 2 cos n थीटा आ गई। ये अल्फा पावर n इंटू बीटा पावर n की वैल्यू है, सॉरी प्लस, और प्रोडक्ट भी चाहिए होगा हमें। तो प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो e पावर आई एन थीटा हो गया इंटू e पावर माइनस का आयोटा एन थीटा हो गया, ये वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। अच्छा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों निकाला, बिकॉज हमें जो इक्वेशन चाहिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। ये तो चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए था, nth पावर ऑफ द रूट्स, nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स की nth पावर, तो nth पावर मतलब अब ये सम आ गया, तो सम की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू होगी x² माइनस का 2 cos n थीटा इंटू एक्स होगा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ये किस लिए हो सकता है। अच्छा, ये 2 cos n थीटा इंटू एक्स दिया गया, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हो सकती है x माइनस का cos n थीटा का स्क्वायर हो सकता है, तो ये आ जाएगा। और प्लस का मुझे लगता है कि अगर हम बात करें साइन स्क्वायर n थीटा की, तो भी अपना काम बन जाना चाहिए। तो ये cos का प्लस का साइन का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये सेटल हो जाएगा। तो ये केस दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो ऑप्शंस मैच करेंगे वो मुझे लगता है कि ये मैच करेगा और ये मैच करेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो अब बात करते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। अंधेरा आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
ठीक है। कंडीशन दी हुई है कि इफ जेड आर की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक है, 0 से 6 तक है, तो मतलब क्या हो गया, 7th रूट ऑफ इन्फिनिटी। 0 से 6 तक है मतलब क्या हो गया, 7th रूट ऑफ इन्फिनिटी। बी रूट ऑफ इक्वेशन दिस z plus 1 raised to power 7 plus z raised to power 7 is equal to 0, then summation of r is equal to 0 to 6, real part of zr, real part of zr मतलब z0, z1, z2 मतलब सभी रूट्स के रियल पार्ट का सम निकालना है, सभी रूट्स के रियल पार्ट का सम निकालना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो हमें जो दिया गया वो है z plus 1 raised to power 7 इज इक्वल टू माइनस z raised to power 7 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है कि हम बात करें, हम z को एज्यूम कर लेते हैं x प्लस आयोटा y से, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, हम इसका मॉड ले लेते हैं, z प्लस 1 का मॉड ले लिया इज इक्वल टू आ गया माइनस z raised to power 7 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, z raised to power 7 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बात की जाए कि अगर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ 7th और यहाँ पे 7th, तो यहाँ पे बात की जाए z प्लस 1 raised to power 7th है और यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड का माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉड raised to power 7, ठीक है। चलिए तो अब एक्चुअल में ये दोनों कैसे हो गए, रियल हो गए, मॉड लग गया ना, मॉड लगने के बाद क्या है, रियल पार्ट हो गया। अगर मॉड लगने के बाद रियल पार्ट हो गया तो हम इसका 7th रूट इजीली निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर कि मॉड z प्लस 1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी मॉड ऑफ z के इक्वल, बात समझ में आ रही। चलिए तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू, ठीक है। और एक काम और कर सकते थे, z की जो वैल्यू आ गई है, एक काम करते हैं, z को जनरलाइज कर लेते हैं। z की वैल्यू को हमने लिख लिया, zr को लिख लिया xr प्लस आयोटा yr, ठीक है। zr क्या लिख रहा है, xr प्लस आयोटा yr। और यहाँ पर जो z की 7th रूट की वैल्यू है तो हमने यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये zr है और ये भी क्या है, zr है, जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा zr का मतलब ये है कि xr प्लस का 1 और प्लस का आयोटा yr इसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि zr जो दिया गया xr प्लस का आयोटा yr का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात की जाए, ये होगा xr प्लस 1 का स्क्वायर होगा प्लस yr का स्क्वायर होगा, बात समझ में आ रही ना, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। यहाँ पे भी होगा xr का स्क्वायर प्लस का yr का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये होगा xr का स्क्वायर प्लस का 2xr प्लस का 1 इज इक्वल टू होगा xr स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब xr की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1/2 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। मतलब अगर बात करें रियल पार्ट ऑफ zr के बारे में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2 है। रियल पार्ट ऑफ zr कितना है, माइनस का 1/2। इसका मतलब ये है कि अगर हम zr इसके रूट्स के बारे में बात करें, z0, z1, z2, तो उन सभी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये r पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2। मीन्स बात करनी है कि समेशन ऑफ r की वैल्यू 0 to 6 रियल पार्ट ऑफ zr किया जाए तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 माइनस 1/2 अप टू 7 टाइम्स, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7/2 आ जाएगी। बात समझ में आई। सिंपल हमने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड लेकर के 7th रूट निकाल दिया, ठीक है। और जनरली x z की जगह क्या कर दिया, z की जगह पर x प्लस आयोटा y पुट कर दिया, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7/2 हो जाएगी, ठीक। चलिए तो बात यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ये सारे रूट्स क्या है, nth रूट ऑफ इन्फिनिटी है, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के ये 0 से लेकर के n-1 तक के बारे में बात करनी है। मॉड z1 प्लस अल्फा पावर r z2 मॉड का स्क्वायर दिया गया, इसकी वैल्यू, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं a b c d, ठीक है। चेक करते हैं इसे कैसे करना है, ठीक। चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसके बारे में बात कर लेते पहले। समेशन r इक्वल टू 0 to n-1
और इन मॉड z1 प्लस अल्फा पावर आर z2 रेस्ट पावर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ सोचते हैं, ये मॉड है, मॉड का स्क्वायर दिया गया है। मॉड का स्क्वायर क्या होता है? मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है, z इंटू जेड बार होता है, z इंटू जेड बार। तो इसको देखते हैं कि किस टाइप से हैंडल किया जाए। मॉड ऑफ z1 प्लस अल्फा आर रेस्ट z2 का स्क्वायर होगा z1 प्लस अल्फा पावर आर इंटू z2 इंटू z1 बार प्लस अल्फा बार इस पावर आर और इंटू z2 बार। ठीक है, बात समझ आ रही? चलिए, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते आएगा z1 इंटू z1, इसका मतलब ये हो गया मॉड z1 स्क्वायर। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया गया तो प्लस का अल्फा पावर आर इंटू z2 इंटू z1 बार हो जाएगा, z2 इंटू z1 बार हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया तो प्लस का अल्फा बार पावर आर आएगा और ये आएगा z1 इंटू z2 बार हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएगी प्लस अल्फा रेस्ट पावर आर इंटू अल्फा बार पावर आर, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी z2 का मॉड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, यहाँ अल्फा पावर आर है और अल्फा पावर अल्फा की कॉन्जुगेट का आर है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको कैसे टैकल करें? तो बात करते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अल्फा से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अल्फा से कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पे अल्फा पावर आर दिया गया है, अल्फा कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी होगा, और ये अल्फा बार की पावर आर दिया गया है। ठीक है, अच्छा सोचते हैं, अल्फा की पावर आर अगर है, हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी का फिगर अभी हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में। अल्फा अगर मान लीजिए ये है, अल्फा 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा n-1 है, बात समझ आ रही है? अल्फा 1 है और यहाँ पे क्या है? अल्फा n-1 है। तो अगर हम बात करें कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन अगर हम बात करें अल्फा और इसके कॉन्जुगेट के बारे में, तो इसका कॉन्जुगेट अल्फा पावर n-1 हो सकता है, n-1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए अल्फा पावर आर इंटू अल्फा पावर बार की पावर आर, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा बार पावर आर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी वो मॉड अल्फा स्क्वायर होगी, सॉरी मॉड अल्फा स्क्वायर मतलब पावर 2r होगी। मॉड अल्फा की पावर क्या होगी? 2r होगी। तो इसका मतलब मॉड अल्फा की पावर 2r। इसके बारे में बात करते हैं जरा। ये जो वैल्यू है मॉड z1 स्क्वायर प्लस अल्फा पावर आर, ये हो गया z2 इंटू z1 बार, प्लस इसे हम कर सकते हैं अल्फा बार दिया गया। ठीक है ना, तो मॉड अल्फा की पावर क्या है? 2r है। अच्छा, मॉड अल्फा की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। मॉड अल्फा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 की पावर 2r मतलब 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू आ गई मॉड z1 स्क्वायर प्लस z2 इंटू z1 बार अल्फा पावर आर हो गया, प्लस z1 इंटू z2 बार अल्फा बार पावर आर है, और ये जो वैल्यू है मॉड z2 स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू मॉड z2 स्क्वायर। चलिए बात करते हैं हम सम्मेशन के बारे में। सम्मेशन की जो वैल्यू है r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक है। मॉड z1 प्लस का अल्फा पावर आर z2 दिया गया है स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे सम्मेशन को ओपन करने की, तो सम्मेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक है मॉड z1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो इसको भी हम एक साथ ले देते हैं, z2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे सम्मेशन को ओपन करते हैं तो z2 इंटू z1 बार सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n-1 अल्फा पावर r है, प्लस z1 इंटू z2 बार सम्मेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक अल्फा बार पावर r दिया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे ये बताइए, ये क्या है? ये क्या है? ये सम ऑफ रूट्स है, nth रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब ये क्या है? ये सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू,
ये वैल्यू है, ये भी सम ऑफ nth ऑफ यूनिटी है। ये वैल्यू किसकी? सम ऑफ nth ऑफ यूनिटी। एक्चुअल में कंडीशन कैसी जा रही है? रिवर्स जा रही है। यहाँ पे कंडीशन कैसी जा रही है? रिवर्स जा रही है। तो अगर ये कंडीशन रिवर्स जा रही है तो इसका भी सम क्या होना चाहिए? सम अगेन 0 होना चाहिए। तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे बात हो रही है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, ये तो बाहर अप्लाई समेशन किस पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है। तो 1 पे अगर वैल्यू हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? n आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 n आ जाएगी। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू सम ऑफ nth ऑफ यूनिटी 0 है। अगर ये 0 है तो मतलब कंप्लीट 0, ये वैल्यू 0 तो कंप्लीट 0, मतलब प्लस का क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? कन्फ्यूजन इसमें? अल्फा बाद अभी हमने बात की थी कि अल्फा 1 की जो वैल्यू होगी वही अल्फा n-1 की वैल्यू होगी। तो ये जो वैल्यू होती है वही इसके रिवर्स की वैल्यू होती है, अल्फा बाद होता है। सेम माइनस इधर जाएंगे तो हम इधर जाते हैं, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे। इसी टाइप से हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे। क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। और रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तब भी क्या होगा? कंडीशन तो ही सम क्या आएगा? 0 आएगा। तो सम अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये वैल्यू 0, ये 0, तो वैल्यू क्या बच गई? दिस वन इनटू समेशन की वैल्यू n। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे z1 z2 क्या है? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओमेगा की वैल्यू जो है 1 - t z1 प्लस का z2 t दिया हुआ है। मीन्स ये क्वेश्चन को देखते ही एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया ओमेगा इज इक्वल टू दिया गया है 1 - t z1 प्लस z2 t। अच्छा, ये चीज़ मैंने कहीं बताई थी क्या आपको? ये चीज़ अब भी मैंने स्ट्रेट लाइन बताया था। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये फॉर्म होती है पैरामेट्रिक। याद आया? ये फॉर्म क्या थी? पैरामेट्रिक। मैंने ये बताया भी था आपको कि यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से है कि z1 है। ये क्या है? z1। और अगर देखा जाए तो t कॉमन अगर निकाल लें, t कॉमन निकालने पे z2 माइनस का z1 होगा। मैंने ये बताया था कि आपको ये जो लाइन है वो z1 से पास होती है और इसके पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अगर हम इस ओमेगा को देखें तो इस ओमेगा को देखा जाए तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि अगर यहाँ पे t क्या है? सम रियल वैल्यू है। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ नॉन जीरो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ओमेगा माइनस z1 प्लस का ओमेगा माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा प्लस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 ओमेगा प्लस z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1। ठीक है, चलिए तो अब हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है। अच्छा, इसको ही देखते ही हमें क्या दिखता है कि अगर मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, लाइन किसको ज्वाइन कर दी है? z1 एंड z2 को, और ओमेगा उसके बीच का कोई पार्ट है। ठीक है, अब देखा जाए कि ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है वो दिस, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 - t आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले से आपको पता है कि z1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आएगा t। ये कंडीशन है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने 2 कंडीशन बताई थी कि अगर मान लीजिए ओमेगा से z2 जा रहे होंगे, ओमेगा से z2 मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस ओमेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस ओमेगा जा रहे हैं, मतलब z2 से ओमेगा, सॉरी ओमेगा से z2, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास ये है ओमेगा से z2, तो ओमेगा से z2 ये जो वैल्यू है अगर इक्वल हो जाए z1 से ओमेगा, z1 से ओमेगा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस z1, अगर ये इक्वल हो जाए तो इस केस में ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, एक केस तो ये होता है और दूसरे केस के बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है कि अगर ये लाइन इस टाइप से ही हमने लिख दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस ओमेगा हो जाए और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेके चले जाए z1 की डायरेक्शन में, तो अब बात करें कि z1 से, तो z1 से ओमेगा तो क्या होना चाहिए?
माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, क्या लिखें इसे, हमें कहाँ जाना है, ओमेगा टू Z1, तो ओमेगा टू Z1 के लिए Z1 माइनस ओमेगा लिखा, Z1 माइनस ओमेगा लिखा, तो ओमेगा से हमने क्या किया, Z1 किया। तो इसके बीच का एंगल कितना, इसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, इसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो इस केस में क्या क्या रिलेशन बनेगा, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन दिखा दिया, क्या दिखा दिया, क्या ये दिखा दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस ओमेगा हमने दिखा दिया, ये डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन यहाँ से भी हो सकता है, Z1 से Z2 का, Z1 से Z2 का, तो मतलब ये डायरेक्शन हो सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। तो ऐसा भी केस हो जाए तो भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो अच्छा, हम लोग अगर आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लेते हैं तो आर्ग्यूमेंट के केस में देखा जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस Z1, ओमेगा माइनस Z1 दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा माइनस Z2, ये डायरेक्शन रिवर्स है। अगर डायरेक्शन रिवर्स है तो मतलब एंगल क्या होगा, पाई का होगा, मतलब ये केस नहीं हो सकता। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस Z1 देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस Z1, ओमेगा माइनस Z1, ध्यान से देखना, ओमेगा माइनस Z1 मतलब Z1 टू ओमेगा के बारे में बात हो रही है, Z1 टू ओमेगा के बारे में बात हो रही है, Z1 टू ओमेगा के बारे में बात होती है। यहाँ पर Z1 टू Z2 के बारे में बात हो रही है, मतलब हम बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन की। क्या बात करते हैं, सेम डायरेक्शन की बात करें, मतलब हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट का केस है वो ये हैंडल कर रहा है, डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि Z1 से लेकर के Z2 के बीच का जो एंगल है, Z1 से Z2 के बीच का जो एंगल है वही Z1 से ओमेगा के बीच का एंगल है, Z1 से ओमेगा के बीच का एंगल है। इसका मतलब है कि ये केस हमारा सही होगा। ओके, अच्छा और बात करते हैं। अब एक डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात हुई है, ओमेगा से Z1 के बीच की डिस्टेंस, ओमेगा से Z1 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ओमेगा से Z1 के बीच की डिस्टेंस, ओमेगा से Z2 के बीच की डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा और उसका जो सम किया तो सम कितना हो गया, Z1 से Z2 के बीच की डिस्टेंस का, मतलब हमारे पास एक केस ये बन सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में हैंडल कर रखा था कि आर्ग्यूमेंट पैरेलल के केस में डिस्टेंस भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, इन दोनों का सम जो होगा वो Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगा। मेरे हमारे पास एक क्वेश्चन ऑप्शन ये सही हो सकता है और एक ऑप्शन ये सही हो सकता है। ये ऑप्शन क्यों सही हो सकता है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है और ये कैसा क्वेश्चन हो गया, फिर MCQ टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। क्लियर, तो बात करेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया है। तो इसे अच्छे से बहुत ध्यान से डायरेक्शन को ध्यान में रख करके ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस डायरेक्शन को अच्छे से ध्यान रखना है और इसे आपको हैंडल करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन जो दूसरा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं, दो पॉइंट रिप्रेजेंट किससे हो रहे हैं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 से ऑन आर्गेंट प्लेन, और कंडीशन दे रखिए मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 की कंडीशन दी हुई है, एंड O इज द ओरिजिन। देन आपको कंडीशन देखनी है कि आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB इज O, OAB इज O मतलब ओरिजिन, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB इज Z1 प्लस Z2 बाई 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ट्राइंगल OAB इज आइसोसेलेस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको आर्गेंट प्लेन में ड्रॉ करें तो अगर ड्रॉ किया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ इस टाइप से कंडीशन आ जानी चाहिए कि ये हो गया x हो गया, ये हो गया y। हमने मान लिया ये बेटा Z1 है जो कि ओरिजिन से हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही हमने मान लिया कि एक पॉइंट Z2 है जो कि ओरिजिन से ज्वाइन किया जा रहा है, एक पॉइंट क्या ले लिया, Z2 ले लिया, ठीक है ना, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता था, हमने Z2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मुझे एक कंडीशन दी गई है कि भाई Z1 प्लस Z2
इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है Z1 माइनस Z2 के, ठीक है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन दी गई है तो Z1 और Z2 को सॉल्व कैसे किया जाए, आपको पता है इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो इसकी वैल्यू आती है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है। ट्रांसफर कर लिया जाए तो हमारे पास कंडीशन जो दिख रही है वो आ रही है 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 0 हो गया, मतलब रियल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया। अच्छा एक चीज़ मुझे समझते हैं, Z1 और Z2 दिए गए, तो Z1 की वैल्यू मान लीजिए अगर R1 e पावर I थीटा 1 है और Z2 जो दिया गया है वो R2 e पावर I थीटा 2 है, तो Z2 बार क्या होगा, Z2 बार की वैल्यू होगी R2 e पावर माइनस I थीटा 2। बात समझ में आ रही, मतलब Z1 इंटू Z2 बार की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो होगी R1 R2 e पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा हमें चाहिए क्या, रियल पार्ट, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हो सकता है R1 R2 इन ब्रैकेट कॉज थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अगर रियल पार्ट तो ये होगा R1 इंटू R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। मीन्स अगर हम बात करें रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार की तो ये वैल्यू आएगी R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। मीन्स अगर देखा जाए तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो कॉस 0 होनी चाहिए थी और ये वैल्यू आएगी π/2। और मुझे लगता है कि हम लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये क्या केस है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी π/2, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या वैल्यू आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 90, ठीक है। मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 डिग्री। तो ये बात क्लियर हो गई। तो जो कंडीशन हमें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 की वैल्यू आएगी π/2, तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मीन्स इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा ये 90 डिग्री है, तो अगर बात करें कि अगर ये ट्रायंगल जो बना वो कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं कि आर्थो सेंटर क्या होना चाहिए, आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर किसी भी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जहां पर ज्वाइन करता है दैट इज आर्थो सेंटर। तो इस केस में जब राइट एंगल का केस होता है तो आर्थो सेंटर जो होता है वो पॉइंट होता है जहां पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा होता है। मीन्स ओ इज द आर्थो सेंटर, वो क्या हो जाएगा आर्थो सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए भी सही होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आर्थो सेंटर कहाँ होता है, जहां पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होता है उसका आर्थो सेंटर। अच्छा अब बात करते हैं कि सर्कम सेंटर कहाँ। तो सर्कम सेंटर का मतलब ये होता है कि हम एक सर्कल फॉर्म करें, क्या फॉर्म करें, सर्कल फॉर्म करें, और जो कि इन वर्टिसेस को ज्वाइन करता हुआ एक सर्कल फॉर्म कर दे, इन वर्टिसेस को ज्वाइन करता हुआ जाए